चैनल द एपेक्स कैरियर इंस्टीट्यूट पर। ओके, और आज हम क्लास 12th का चैप्टर इकोलॉजी में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। क्लियर है? तो आज हम इस चैप्टर की जो बात है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, और लास्ट वीडियो का जो लास्ट पॉइंट था इट वाज द पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो इतना कहने के बाद मैं अपना पॉइंट आगे स्टार्ट करता हूँ। तो आज का जो पॉइंट स्टार्ट करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी से। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी? तो वी कैन डिफाइन द पॉपुलेशन डेंसिटी एज द टोटल नंबर, ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन, ठीक है, ऑफ ए पॉपुलेशन, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन लिव इन पर यूनिट एरिया, इन पर यूनिट एरिया per unit time. It is known as it is definition of the population density. You can define the population density as कि किसी पर यूनिट एरिया में, किसी भी इकोसिस्टम का जो पर यूनिट एरिया है उसके अंदर कितने इंडिविजुअल्स हैं किसी पॉपुलेशन के, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। जैसे एक पॉन्ड के इकोसिस्टम में मिलियंस की संख्या में क्या मिलते हैं? स्पायरोगायरा मिलते हैं, ठीक है, या 200 प्लांट मिलेंगे आपको किसकी? किसी भी पार्थिनियम मतलब घास के 200 प्लांट मिलने, तो वो क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, तो इसके अलावा जो और एक हम स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं, मतलब ये है कि अगर हम पॉपुलेशन को स्टडी करेंगे, ठीक है, तो पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन को मैंने आप लोगों को बताया था, इट इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज प्रेजेंट इन द गिवन ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है, एंड दे कैन इंटरब्रीड फ्रीक्वेंटली, दैट इज नोन एज द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन एक इकोसिस्टम के अंदर, एक हैबिटेट के अंदर किस तरह से काम करती है जब हम उसकी बात करते हैं, तो दिस पॉइंट इज नोन एज द पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। और जब पॉपुलेशन एट्रीब्यूट की बात करते हैं, जब पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, तो उस समय हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आएगा दैट इज रिलेटेड टू द पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी को हम और ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं और ज्यादा शार्प बना सकते हैं, तो एक पॉइंट आता है जिसको कहते हैं रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या कहते हैं? रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी। अब क्या करेंगे? अब ऐसा समझिए, आप इसको कैसे बात करेंगे कि एक फिशरमैन है, मछुआरा है, वो कहाँ गया है? वो मछलियां पकड़ने गया है, ठीक है, तो पर यूनिट एरिया के अंदर पर ट्रैप हर बार जितनी बार भी उसने जाल फेंका उसको कितनी मछलियां मिली, तो इस तरह से, ठीक है, ये बहुत टोटल डेंसिटी को मेजर करने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, अगर उस एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर चाहे वो कोई पॉन्ड इकोसिस्टम है या कोई रिवर इकोसिस्टम है या कोई भी एक्वेटिक इकोसिस्टम है, उसके अंदर अगर हमें फिश की डेंसिटी को मालूम करना है तो हम किसका यूज कर सकते हैं? हम रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी का यूज कर सकते हैं। और हम इसको कैसे मेजर करेंगे? वी कैन मेजर दिस द नंबर ऑफ द फिशेस प्रेजेंट इन द पर ट्रैप, ठीक है, ऑफ द नेट। हर बार जाल फेंकने पर कितनी जो है मछलियां आती हैं, दैट इज नोन एज द relative population density, and it is basically used for measuring the effectiveness of the population density. अब जो बात करेंगे, अब एक बड़ा अच्छा पॉइंट है कि टाइगर्स, एक पॉइंट है जिसको कहते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। टाइगर प्रोजेक्ट में टाइगर की पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है। इसका मतलब पॉपुलेशन को काउंट करते हैं, तो पॉपुलेशन को काउंट करने से हम पॉपुलेशन डेंसिटी का भी पता लगा सकते हैं। ह्यूमंस के साथ भी यही है, ठीक है, जहां पर यूनिट एरिया नंबर ऑफ दी ह्यूमन बींग्स ज्यादा होते हैं वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, जहां पर नहीं होते वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी पर यूनिट एरिया कम है। ठीक है, अगर 1 किलोमीटर के अंदर किसी भी स्टेट में 1000 लोग रहते हैं तो उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी होगी? 1000 पर किलोमीटर, जो भी वो यूनिट बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह से पर यूनिट एरिया
कितना इंडिविजुअल मिलता है। तो टाइगर की सेंसस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टाइगर के नंबर को कैसे गिना जाता है। टाइगर के नंबर को गिना जाता है बाय देयर पग मार्क्स एंड देयर फीकल पैलेट, बाय देयर पग मार्क एंड देयर फीकल पैलेट। तो समझिएगा द टाइगर पॉपुलेशन, ठीक है, कैन बी मेजर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कई बार एक नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। टाइगर पॉपुलेशन कैन बी मेजर बाय द देयर पग मार्क्स, ठीक है, बाय देयर पग मार्क्स एंड, बाय देयर पग मार्क्स, और दूसरा क्या है एंड, बाय देयर पग मार्क एंड फीकल पैलेट्स, एंड फीकल पैलेट जो उनका वेस्ट होता है और उनके पैरों के जो निशान होते हैं उनके थ्रू इसकी जो पॉपुलेशन उसको काउंट किया जा सकता है। तो यहाँ तक पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में पहला पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया और वो क्या था, वो था पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। अब हम एक दूसरे स्टेप की बात करेंगे जिनको कहेंगे एज पिरामिड, ठीक है, एज रेशियो पिरामिड्स। हम ये जो पॉइंट है एज रेशियो पिरामिड्स जो हैं वो हमें बताते हैं कि कोई पॉपुलेशन कितनी स्टेबल है, या वो ग्रोइंग हो रही है अभी, या वो बढ़ रही है वहां पे स्टेबल होने के प्रोसेस में, या वो खत्म होने वाली है। तो कुल मिला के किसी भी इकोसिस्टम के अंदर तीन तरह की पॉपुलेशन हो सकती है। पहली पॉपुलेशन जो होगी दैट इज द स्टेबल पॉपुलेशन, क्या होगी, स्टेबल पॉपुलेशन, ओके। और जो दूसरी पॉपुलेशन होगी, पहली कौन सी है, स्टेबल पॉपुलेशन, दूसरी जो पॉपुलेशन है दैट इज द एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, क्या होगा, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, और तीसरी जो होगी उसको कहेंगे डिक्लाइन पॉपुलेशन, क्या कहेंगे उसको कहेंगे हम डिक्लाइन पॉपुलेशन। तो तीन तरह की पॉपुलेशन आपको देखने को मिली है। पहले कौन सी है, स्टेबल पॉपुलेशन, दूसरी कौन सी है, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, और तीसरी कौन सी है, डिक्लाइन पॉपुलेशन। अभी किस चीज पर डिपेंड करते हैं, किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं वो किसी भी समय तीन तरह के हो सकते हैं। ये जो कौन सी पॉपुलेशन स्टेबल है, कौन सी पॉपुलेशन एक्सपेंडिंग है, कौन सी पॉपुलेशन डिक्लाइन है, इनका पता कैसे चलेगा। तो इनका पता कैसे, इस तरह से चलेगा कि हम पॉपुलेशन के अंदर जो इंडिविजुअल्स होंगे उनको तीन ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। बात समझिएगा कि ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, ऑर्गेनिजम्स, और यू कैन से दैट इंडिविजुअल्स, ठीक है, दैट इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन, ठीक है, इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन वो तीन तरह के हो सकते हैं। पहला क्या है, पहला है प्री रिप्रोडक्टिव, कौन से फेज में हो सकते हैं, वो प्री रिप्रोडक्टिव फेज में होंगे, यानी कि चाइल्डहुड एज में होंगे। दूसरे जो होंगे वो कौन सी फेज में होंगे, वो होंगे रिप्रोडक्टिव फेज में। और तीसरा जो होगा वो होगा पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। किसी भी पॉपुलेशन के लिए जब हम ये तीन पिरामिड तैयार करेंगे, एक पिरामिड होगा स्टेबल पॉपुलेशन का, एक पिरामिड होगा एक्सपेंडिंग का, और एक पिरामिड किसका बनाएंगे हम, डिक्लाइन का। तो उस समय जब हम बात करेंगे तो हमें पॉपुलेशन के अंदर तीन ग्रुप बनाने पड़ेंगे। एक ग्रुप होगा जो प्री रिप्रोडक्टिव, यानी कि अगर हम जो पहला वाला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, कौन सा चैप्टर पढ़ा था, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो उसमें हमने स्टेजेस पढ़ी थी, तो वहां पर ये तीनों स्टेज आप लोगों ने पढ़ी हुई है। तो कुछ इंडिविजुअल्स कैसे होंगे, प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज में होंगे, कुछ कैसे होंगे, रिप्रोडक्टिव स्टेज में होंगे, और कुछ कैसे होंगे तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव स्टेज को पार कर चुके होंगे। तो इनको हम अरेंजमेंट में रखेंगे। तो सबसे बेस पर जो आएगा, सबसे नीचे जो आएगा पिरामिड बनाएंगे, तो सबसे बेस पर जो आएगा उसको हम रखेंगे प्री रिप्रोडक्टिव। उसके बाद कौन सा रखेंगे, बीच में कौन सा आएगा, रिप्रोडक्टिव, सबसे ऊपर कौन सा आएगा, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो आइए देखिए बात करते हैं किस तरह की चीजें हैं। और ये पिरामिड्स आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपसे नाम पूछा जाता है और एक्सप्लेन करा जाता है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले जो तीन तरह के हम लोग पिरामिड बनाएंगे, ठीक है, यानी कि तीन तरह की स्टेजेस पॉपुलेशन को क्या करेगा, वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा। पहले में क्या होता है, ये एक पिरामिड बन रहा है, ठीक है। ये जो पहली वाली फेज है, ये जो पहली वाली फेज है, ये प्रेजेंट करती है प्री रिप्रोडक्टिव फेज। कुछ है प्री रिप्रोडक्टिव, ऐसे
ऑर्गेनिजम्स जो कौन सी कंडीशन में है, जो कौन सी जीवन की कौन सी स्टेज में है, प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज में है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद जो दूसरी फेज स्टार्ट होती है, जो दूसरी फेज, ये वाला जो फेज है इसको हम कहेंगे रिप्रोडक्टिव फेज। क्या कहेंगे इसको, इसको हम कहेंगे रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, और इसके ऊपर जो पॉइंट आएगा वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स की बात होगी, और ये जो फेज आएगी दैट इज द पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। तो ये इस तरह का जो पिरामिड बनेगा उसको हम कहेंगे स्टेबल पॉपुलेशन। क्या कहेंगे उसको, उसको हम कहेंगे स्टेबल पॉपुलेशन। ठीक है, स्टेबल पॉपुलेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जितना भी प्री रिप्रोडक्टिव फेज का इंडिविजुअल है वो सब किस में जा रहा है, वो रिप्रोडक्टिव फेज में जा रहा है। नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स प्रेजेंट इन द प्री रिप्रोडक्टिव फेज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट इन द रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर जो इंडिविजुअल्स आते हैं उनकी संख्या कैसी होती है, कम होती है। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इस तरह की जो पॉपुलेशन होगी वो कैसी होगी, वो स्टेबल होगी। ये कौन सा है, ये पहले टाइप की, जिसे हम क्या करें, स्टेबल पॉपुलेशन कह रहे हैं। दूसरा जो डायग्राम हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे सेम बनेगा, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, देखिएगा, और अरेंजमेंट सेम है। नीचे की तरफ यानी कि बेस जो होगा, जो बेस होगा वो प्री रिप्रोडक्टिव फेज का होगा। ठीक है, इसमें क्या है, द बेस इज मेड अप ऑफ द प्री रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, इसके ऊपर की जो पार्ट है, अब ये थोड़ा सा देखिएगा, ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जो पहला वाला डायग्राम बनाया था हमने, वहां पर थोड़ा सा लगता है, और ये जो फेज बनेगी इसको कहेंगे हम रिप्रोडक्टिव फेज। इसको क्या कहेंगे, इसको हम रिप्रोडक्टिव फेज कहेंगे। और फिर क्या होगा, फिर होगा पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। बात समझ आ रही है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जितने इंडिविजुअल्स प्री रिप्रोडक्टिव फेज में होते हैं उतने इंडिविजुअल्स रिप्रोडक्टिव फेज में नहीं पहुंच पाते। मतलब कुछ जो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं प्रायर टू दे रीच इन द रिप्रोडक्टिव फेज। यानी कि तीनों जो स्टेजेस हैं दे आर नॉट इक्वल। प्री रिप्रोडक्टिव फेज का नंबर ज्यादा होता है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज का इंडिविजुअल्स, और सबसे कम किसके होते हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज के नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसको कहेंगे हम एक्सपेंडिंग। ये कौन सा है, एक्सपेंडिंग, मतलब ये अभी पूरी तरह से एनवायरमेंट के लिए अडेप्टेड नहीं हुई है। ठीक है, इट इज गोइंग टू बी स्टेबल, ये स्टेबल होने के लिए जा रही है, स्टेबल हुई नहीं है। अब क्या होगा, अब तीसरा फेज जो हम देखेंगे, तीसरा फेज है डेक्लाइन। मतलब डेक्लाइन का मतलब एक ऐसा, एक ऐसी पॉपुलेशन जो खत्म हो जाएगी आने वाले दिनों में। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए जरा देखिएगा, कुछ कंडीशंस ऐसी आएंगी, कुछ कंडीशंस ऐसी आएंगी। ये जो फेज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ दैट इज द प्री रिप्रोडक्टिव फेज, दैट इज द प्री रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, इसके ऊपर जो आएगा दिस इज द रिप्रोडक्टिव। ठीक है, और इसके ऊपर जो थर्ड पॉइंट आएगा, इनकी तीसरी स्टेज आएगी, एज यू नो दैट दिस इज द पोस्ट रिप्रोडक्टिव। दिस इज द पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो मेरी बात आप लोग समझ लीजिएगा, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ ये जो कंडीशन है, इस तरह की जो पॉपुलेशन है उसको हम कहते हैं डेक्लाइन पॉपुलेशन। डेक्लाइन का मतलब आप समझ रहे होंगे कि वो धीरे धीरे क्या हो रही है, एलिमिनेट हो रही है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा नंबर किसका है, सबसे ज्यादा नंबर है रिप्रोडक्टिव फेज का। अब रिप्रोडक्टिव वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो एक दिन किसके अंदर पहुंचेगा, पोस्ट रिप्रोडक्टिव में आएगा। और ऑलरेडी प्री रिप्रोडक्टिव की जो इंडिविजुअल्स है उनकी अमाउंट कम है, तो आने वाले समय में रिप्रोडक्टिव फेज की अमाउंट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ये वाले इंडिविजुअल कहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ पर पहुंच जाएंगे। लेकिन जब ये खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, कौन सा, प्री रिप्रोडक्टिव फेज, तो ना तो कौन सी बचेगी, ना तो रिप्रोडक्टिव फेज बचेगी,
ना कौन सी बचेगी, ना पोस्ट प्रोडक्टिव बचेगी, तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम दिस एनवायरनमेंट। तो मेरे पास समझ आ रही है, दैट इज द पॉपुलेशन का जो स्टेबलाइजिंग है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, द स्टेबलाइजिंग ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द प्री रिप्रोडक्टिव फेज, यंग वंस वहां पर कितने हैं और उनका जो सक्सेस रेट है वो कितना है, इस चीज पर बहुत ज्यादा डिपेंड करने वाला है। तो ये पॉइंट आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। तो पॉपुलेशन डेंसिटी के बाद में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर डिस्कस किया, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है पॉपुलेशन, ठीक है, एज पिरामिड्स की बात हम लोगों ने की। अब बात करेंगे हम, ठीक है, अब एक और एट्रीब्यूट की बात करेंगे जिसका नाम है पॉपुलेशन ग्रोथ। इसकी बात करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स का, बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 नंबर का क्वेश्चन इस पर आता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आ सकता है। तो सबसे पहले जो बात करेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ, कोई भी पॉपुलेशन जब स्टेबलाइज हो जाती है किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, तो कुछ समय, एक समय ऐसा आता है जब वो अपने कहां पर होती है, पीक पर होती है, यानी कि पूरी तरह से अडेप्टेड होती है उस इकोसिस्टम के लिए, उस ज्योग्राफिकल एरिया के लिए, और उसका पूरा का पूरा क्या करती है, यूटिलाइजेशन करती है। तो उस इकोसिस्टम के अंदर उस पॉपुलेशन के ग्रोथ के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ग्रोथ खान होगी नहीं, कुछ फैक्टर ऐसे होंगे जो पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। तो आइए कुछ बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज द बर्थ रेट, ठीक है, क्या हो जाएगा, बर्थ रेट। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, वो है डेथ रेट, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट है वो है इमिग्रेशन, और जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज नोन एज द एमिग्रेशन। ये 4 फैक्टर हैं, जो 4 फैक्टर जो हैं ये किसी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। जो बर्थ रेट है इट इज ऑल्सो नोन एज द नेटेलिटी, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ आर नोन एज द नेटेलिटी, और डेथ रेट जो है इट इज ऑल्सो नोन एज द मोर्टेलिटी। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मोर्टेलिटी भी कहते हैं। तो 2 चीज समझिएगा ये। अब इसमें बिल्कुल सीधा सीधा सा है, क्योंकि आज का जो पैटर्न है पेपर का वो ये है कि एमसीक्यूज भी आते हैं, तो एमसीक्यूज का हिसाब भी हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये दोनों जो स्टार्टिंग के जो दोनों पॉइंट हैं, दीज आर द इनहेरेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, दीज आर द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन के अंदर मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है, ये पॉपुलेशन के अंदर क्या होगा, मिलेंगी मिलेंगी। और इमिग्रेशन और एमिग्रेशन है, दे आर अकर्स बाय चांस। ये जरूरी नहीं है कि पॉपुलेशन ग्रोथ, अगर कहीं पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इमिग्रेशन और एमिग्रेशन वहां पर क्या करेंगे, जरूर इफेक्ट डालेंगे, जरूरी। लेकिन किसी भी पॉपुलेशन के अंदर बर्थ भी होगा ये जरूरी है, और किसी भी पॉपुलेशन के अंदर डेथ भी होगी ये भी जरूरी है। इमिग्रेशन हो एमिग्रेशन हो ये जरूरी नहीं है। तो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है बर्थ रेट दैट इज नेटेलिटी, डेथ रेट दैट इज मोर्टेलिटी। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बात बताता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बर्थ रेट। आप बर्थ रेट को किस तरह से डिफाइन करोगे, तो इनहेरेंट एबिलिटी है टू इंक्रीज द पॉपुलेशन। अगर बर्थ होगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। समझिएगा, एक परिवार में 4 सदस्य हैं, ठीक है, 4 सदस्य हैं और एक बर्थ हो गया, कितने सदस्यों के, 5। तो बर्थ तो होगा जरूर, जब पॉपुलेशन है और रिप्रोडक्टिव फेज के इंडिविजुअल हैं तो रिप्रोडक्शन होगा, बर्थ होगा। तो बर्थ से क्या रहा, बर्थ का मतलब सीधा सीधा टेंड टू इंक्रीज द पॉपुलेशन साइज। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो बर्थ रेट और नेटेलिटी में भी डिफाइन है द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स। क्या है बर्थ रेट का मतलब, क्या है बर्थ रेट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स टेक बर्थ इन ए गिवन टाइम। अब वो पर मंथ में हम काउंट कर सकते हैं, पर ईयर में काउंट कर सकते हैं, ठीक है, या पर 1000 पर भी बर्थ रेट काउंट किया जाता है। मतलब ये है कि इट इज इंक्रीज, मतलब ये कि कितना बर्थ हुआ है
दिए हुए टाइम में, एक साल में कितने नए ऑफस्प्रिंग्स का बर्थ हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम नेटेलिटी कहते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा, तो बर्थ रेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बर्थ रेट को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एन। डेल्टा एन का मतलब होता है न्यू स्पीसीज प्रोड्यूस, कितने बर्थ हुए, ठीक है, अपॉन एन डेल्टा, कितनी जाएगी, एन डेल्टा टी, क्या जाएगा, एन डेल्टा टी। तो बर्थ रेट बी से रिप्रेजेंट करेंगे तो बर्थ को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज द फॉर्मूला टू रिप्रेजेंट द बर्थ, बी फॉर बर्थ रेट। डेल्टा एन का मतलब क्या है, डेल्टा एन का मतलब होता है न्यू इंडिविजुअल्स, क्या हो जाएगा, न्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है। और एन का मतलब क्या है, एन का मतलब होता है इनिशियल पॉपुलेशन, और डेल्टा टी का मतलब होता है गिवन टाइम, इसमें भी एक साल, इसमें भी 10 इयर्स, जो भी चाहे जिस तरह से बर्थ रेट काउंट करना है उसकी बात करते हैं। तो बर्थ रेट का मतलब क्या है, टेंड टू इंक्रीज द पॉपुलेशन साइज। दूसरा जो पॉइंट आएगा, सेकंड पॉइंट है द डेथ रेट। डेथ रेट इज नोन एज द मोर्टेलिटी रेट, क्या कहते हैं इसको, इसको हम मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, और इसका मतलब होता है नंबर ऑफ द डेथ पर यूनिट टाइम, ठीक है, पर यूनिट टाइम कितनी डेथ हो रही हैं, उनको क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज द बर्थ रेट। इसमें आप समझिए कि एक साल में, ठीक है, एक साल में कितनी डेथ हुई, उसको मोर्टेलिटी कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे उसको, उसको मोर्टेलिटी कहेंगे, ओके। उसके बाद ये तो हो गए दोनों, कौन से, ये तो हो गए इनहेरेंट प्रॉपर्टीज। उसके बाद क्या है, इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब होता है परमानेंट मूवमेंट ऑफ सम इंडिविजुअल फ्रॉम द अदर ज्योग्राफिकल एरिया टू ए पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया। सपोज कीजिए किसी दो इकोसिस्टम है, दो ज्योग्राफिकल एरियाज हैं, ठीक है, और एक के अंदर लोयन का ग्रुप ले लीजिए, तो दो ग्रुप है लोयन के, एक ग्रुप के अंदर कितने इंडिविजुअल्स हैं, 10। तो वहां से क्या आया, वहां से कहीं बाहर से 3 शेर और आ गए, और वो परमानेंटली उस ग्रुप में ऐड हो गए, पॉपुलेशन बढ़ी या नहीं बढ़ी, ठीक है। ऐसा समझिएगा कि माँ बाप भाई और बहन 4 बंदे हैं एक परिवार के अंदर, तो उसकी पॉपुलेशन कितनी है, 4। परमानेंट इनवर्ड मूवमेंट, इमिग्रेशन का मतलब क्या था, परमानेंट इनवर्ड मूवमेंट ऑफ सम इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अंदर कुछ लोग आके जुड़ गए, तो क्या वो पॉपुलेशन साइज को बढ़ाएगा, ठीक है। अब 4 में से भैया की शादी हो गई, तो उसकी वाइफ आ गई, तो मेंबर कितने हो गए, 5, पॉपुलेशन साइज बढ़ा या नहीं बढ़ा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, एमिग्रेशन। एमिग्रेशन क्या कर रहा है, एमिग्रेशन का मतलब सीधा सीधा सा है, ठीक है, एमिग्रेशन का मतलब जो है वो बिल्कुल सीधा है कि परमानेंट मूवमेंट ऑफ सम मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन, ठीक है, एक पॉपुलेशन से कुछ मेंबर परमानेंटली बाहर चले गए, माइग्रेट कर गया, वापस नहीं आएंगे, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे एमिग्रेशन। सेम एग्जांपल, पहले शादी भैया की हुई थी, अब बहन की शादी होगी, तो बहन परमानेंटली क्या करेगी, घर को छोड़कर चलेगी, तो फिर कितने रहेंगे, पहले 4 थे, इमिग्रेशन हुआ, भाभी आएगी, कितने के 5। इसी तरह से बात क्या होगी, बहन की शादी होगी, कितने रहेंगे, 4। तो इस तरह से ये आना और ये जाना। इमिग्रेशन का मतलब क्या होगा, पॉपुलेशन के अंदर ऐड होना, और एमिग्रेशन का मतलब होगा पॉपुलेशन कुछ मेंबर्स का चले जाना। तो अब ये समझिएगा कि हम किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये एनसीईआरटी में एक डायग्राम है, उस डायग्राम से आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से पॉपुलेशन का साइज बढ़ रहा है या किस तरह से पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज हो रहा है। तो देखिएगा, ये है पॉपुलेशन, ठीक है, ये क्या है, ये है पॉपुलेशन। अब ये एरो बना, ठीक है, प्लस, प्लस का मतलब हो रहा है क्या, इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन साइज बढ़ रहा है। ये क्या हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये माइनस हो रहा है। ये डायग्राम एनसीईआरटी का है, इसी तरह से पूछा था। पॉजिटिव इफेक्ट का मतलब होता है कि वो क्या कर रहा है, वो पॉपुलेशन के साइज को इंक्रीज कर रहा है,
और माइनस का मतलब कह रहा है कि वो पॉपुलेशन साइज को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब होता है नेटेलिटी। तो नेटेलिटी की वजह से क्या हो रहा है, नेटेलिटी की वजह से पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होता है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे है मोर्टेलिटी, डेथ रेट, तो क्या होगा, पॉपुलेशन साइज डिक्रीज होगा, टेंड टू डिक्रीज। प्लस हो रहा है, ठीक है, ये क्या होगा, इमिग्रेशन, क्या होगा, इमिग्रेशन, पॉपुलेशन साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। इधर से क्या हो रहा है, एमिग्रेशन, क्या हो रहा है, एमिग्रेशन, पॉपुलेशन का साइज क्या होगा, पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा, साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस डायग्राम को आप लोग याद रखिए, इस डायग्राम के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। अब इस पूरे फैक्टर को हम एक जो है किसके थ्रू मालूम कर सकते हैं, एक इक्वेशन के थ्रू मालूम कर सकते हैं। इक्वेशन है n+1, ठीक है। कुछ समय बाद नई पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन जब ये सब काम हो जाएंगे तो पॉपुलेशन का साइज कितना हो जाएगा, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो क्या होगा, इज इक्वल टू NT। NT का मतलब होता है यहाँ पर इनिशियल पॉपुलेशन, यानी कि किस हमने पॉपुलेशन साइज को इंक्रीज किया था, प्लस क्या हो जाएगा, B प्लस I माइनस, ठीक है, D प्लस E, ठीक है। ये क्या है, ये एक इक्वेशन है जो पॉपुलेशन ग्रोथ को शो कर रही है। NT+1 न्यू साइज ऑफ द पॉपुलेशन, NT का मतलब क्या है, इनिशियल पॉपुलेशन, प्लस का मतलब कह रहा है कि ये बढ़ेगा। इनिशियल पॉपुलेशन ने क्या प्लस किया, बर्थ रेट, यानी कि कितने न्यू इंडिविजुअल्स जन्म हुआ। आई का मतलब क्या हो गया, इमिग्रेशन, कितने बाहर से आए, तो ये टोटल साइज होगा। अब प्रेजेंट में कितनों के कितनी डेथ हुई और कितने पॉपुलेशन को छोड़कर चले गए। जब इन सबका जो टोटल रिजल्ट हम निकाल के लाएंगे तो वो क्या मिलेगा, वो हमें एक्चुअल पॉपुलेशन ग्रोथ की जानकारी देगी, ठीक है। यहाँ तो बात में समझ आ रही है, नहीं आ रही है, ओके। अब चलिए, अब आगे चलते हैं ग्रोथ मॉडल्स, यानी कि ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है वो किस तरह से हो रही है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स की बात करेंगे। ये भी एक अलग ही एट्रीब्यूट है और काफी फ्रीक्वेंटली जो है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ग्राफ के थ्रू हम लोग ये चीज समझने की कोशिश करेंगे, ओके। तो अब जो पॉइंट है दैट इज द ग्रोथ मॉडल। अब इस ग्रोथ मॉडल को समझने से पहले आपको 3 बातें समझनी पड़ेगी। पहले जो पॉइंट है उसको हम कहेंगे बायोटिक पोटेंशियल, ठीक है। बायोटिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं R से। दूसरा जो है वह है एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, ठीक है। और तीसरा जो है दैट इज नोन एज द कैरिंग कैपेसिटी, दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल K, ठीक है। एंड द एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय K माइनस N अपॉन K, जगह K माइनस N अपॉन K। अब इन तीनों चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बायोटिक पोटेंशियल। बायोटिक पोटेंशियल का मतलब होता है कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर रिप्रोडक्शन करने की कितनी नेचुरल पावर होती है, उसको क्या कहेंगे, मैक्सिमम। और पोटेंशियल नेटेलिटी, मैक्सिमम कितना बर्थ हो सकता है, इसको क्या कहते हैं, इसको बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं। तो कोई भी पॉपुलेशन है तो नेचर उसको ये एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है कि वो फ्रीक्वेंटली क्या करे, बर्थ करे, यानी कि बर्थ रेट हर स्पीसीज का, हर पॉपुलेशन का इकोसिस्टम के हिसाब से, हैबिटेट के हिसाब से बेहतरीन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। अब ये क्या है कि लगातार पॉपुलेशन जब किसी भी स्पीसीज की बढ़ जाएगी या पॉपुलेशन ग्रोथ लगातार बढ़ती चली जाएगी तो नेचर क्या करेगा, एनवायरनमेंट क्या करेगा, उसका विरोध करना शुरू कर देगा, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वो पार नहीं होने देगा। तो उसको क्या कहेंगे, वो एनवायरनमेंट क्या करेगा, उसको कम करना, उस पर इफेक्ट करना शुरू कर देगा, दैट इज नोन एज द एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। कैरिंग कैपेसिटी का टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैरिंग कैपेसिटी आपसे काफी फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है
तो कैरिंग कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, समझिएगा क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स present in given geographical area, उस geographical एरिया या उस हैबिटेट की कितनी कैपेसिटी है, वो मैक्सिमम कितने इंडिविजुअल्स को सहन कर सकता है, और कोई भी स्पीसीज इस कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर नहीं जाएगी। कैरिंग कैपेसिटी तक कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर कोई पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर जाने की कोशिश करती है तो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर के का फैक्टर क्या हो जाता है, कैरिंग कैपेसिटी अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, अब ये बातें आप मैंने आपको बताई कि जब आपको ग्रोथ मॉडल पढ़ने हैं तो आपको तीन बातें आनी चाहिए, बायोटिक पोटेंशियल, दूसरा कौन सा है एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, और तीसरा कौन सा है कैरिंग कैपेसिटी। मतलब रेजिस्टेंस कैसे समझिएगा कि जब नेचर के सहन करने की ताकत खत्म हो जाती है, वो चाहेगी कि इतनी ही पॉपुलेशन होनी चाहिए, अगर इससे ज्यादा होगी तो नेचर उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगी। नेचर चाहती है कि हर पॉपुलेशन लिमिट के नीचे रहे, और वो लिमिट क्या कहला रही है, वो लिमिट ही कैरिंग कैपेसिटी कहलाएगी। कोई भी पॉपुलेशन जब लिमिट के ऊपर जाएगी तो वो क्या करेगी, वो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, आने वाले वीडियो में मैं आपको ग्रोथ मॉडल के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर के बाकी के जितने भी पॉइंट्स हैं हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आएगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, नमस्कार।